Hello students, so we are discussing about the history first chapter, the rise of nationalism in Europe. So now I am going to start new topics in this chapter. We have discussed so many things, what is the meaning of the liberal nationalism. So our new topic is new conservatism after 1815. आफ्टर 1815 कि आपका 1815 हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 1815 या 1814 में जिसकी वजह से हमको यूरोपियन सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तो इसका सबसे मेन रूट हमने पहले भी बताया है कि यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे मेन रूट हमारा फ्रांस है। फ्रांस में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद फ्रांस की जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर था उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है, जिसकी वजह से यूरोप के अदर कंट्रीज़ भी इंस्पायर्ड होकर के आगे की तरफ बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ होती है, उनका डिफीट होता है, उसके बाद से उसकी डेथ होती है और उसके बाद वहाँ के फ्रांस की सोसाइटी ने एक बार्बन डायनेस्टी थी उसको उन्होंने सामने लाया और उसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके हाथों में दे दिया। और नेपोलियन के द्वारा जितने भी एरियाज, जितनी भी टेरिटोरीज एक्वायर्ड की गई थी, कैप्चर की गई थी, उन सभी को वापस कर दिया गया था, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ में भी एक अलग तरीके का स्वरूप या स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ना शुरू होता है। तब हम पहले चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद वहाँ पर दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम फ्रांस में अप्लाई होता है। चर्च का सुप्रीमेसी फिर से अप्लाई होने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो इसके बाद इसी का इम्पैक्ट ये होता है कि यूरोपियन गवर्नमेंट एक नए कंजर्वेटिज्म से भर जाती हैं। तो ये कंजर्वेटिज्म ऐसे पीपल्स थे जो मोनार्की और चर्च की सुप्रीमेसी को सामने लाना चाहते थे। इसके बाद हम देखें तो इनमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थी जो इससे इम्पैक्ट होती हैं, जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया। इन सभी लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाया था 1815 में। ये ट्रीटी ऑफ वियना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था यूरोपियन हिस्ट्री में, जिसमें लोगों ने ये बात कही कि हमें दोबारा से मोनार्की सिस्टम को रीस्टोर करना चाहिए। और अगली बात जो इसमें लाई गई थी वह कहा गया कि यहाँ पर नेपोलियन ने जिन जिन चेंजेस जो किए थे, जिनकी शुरुआत उसने की थी, जो बदलाव लाने की कोशिश की थी, उनको वापस से ख़त्म कर दिया जाए, उनको हटाया जाए और मोनार्की को दोबारा रीस्टोर किया जाए। तो वी कैन से दैट दिस प्रोफार्मा इन दिस स्लाइड यू फाइंड दैट after defeat of Napoleon, European governments were driven by a spirit of conservatism. So conservatism ऐसे लोग या ऐसे लोगों के ग्रुप को कहा गया जो मोनार्कियल सिस्टम एंड चर्च की सुप्रीमेसी को वापस लाना चाहते थे। तो वो डिफीट जब नेपोलियन होता है तो यूरोपियन गवर्नमेंट इन कंजर्वेटिव्स के द्वारा वापस अपने पुराने बैकग्राउंड पे आना शुरू कर देती है। ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ड्यू द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। कि ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रिटेन शामिल था, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलकर के 1815 में एक ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज करती हैं। ये एक तरीके का वहाँ पे एक कमिटी थी, या हम कह सकते हैं कि एक सम्मेलन था जिसमें ये सारी कंट्रीज़ मिल करके एक नई चीज़ों को सामने लाने की बात कहती हैं।
तो अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का मोटिव क्या था? मेन मोटिव वाज टू अंडो द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन एंड टू रिस्टोर मोनार्की। इसमें ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटिव ये था, या ये जो कंट्री जो उसमें शामिल थी, इन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोर्स किया कि नेपोलियन ने जिन जिन बदलाव को इनिशिएट किया था उनको अंडो किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, एंड टू रिस्टोर मोनार्की, और मोनार्की सिस्टम को वापस लाया जाए। अब हम आते हैं इसके अदर्स बैकग्राउंड पे कि ये क्या क्या था, इससे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पूरे बैकग्राउंड को देख लेते हैं क्या है इसके मामले में। कि रिस्टोरेशन ऑफ बार्बन डायनेस्टी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद वहाँ पर बार्बन डायनेस्टी आती है। इट मीन मोनार्कियल सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है। टेरिटोरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, और जो नेपोलियन के द्वारा जो लिया गया था या कैप्चर किए गए जो एरियाज या जो टेरिटोरीज थी, ये वापस कर दी गई। इट मीन्स उस पर कैप्चर हटा दिया गया था। प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपांसन इन फ्यूचर, तीसरा इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो फ्रेंच का एक्सपांशन, यानी जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है या फ्रांस का जो रीजन वाइज जो आपका एक्सपांसन है, उसको वहाँ पे रोके जाने की भी बात कही गई थी। ये ट्रीटी ऑफ वियना की मेन पॉइंट आई थी है। ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, कि अब ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल भी कर सकता है। अगली चीज़ जो इसमें कही गई 5th नंबर पे कि प्रसा हैज़ गिवन टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी, कि प्रशा के पास जो वेस्टर्न बॉर्डर्स वगैरह थी, ये उनको वापस सेक्शन एरिया जो भी था वो प्रसा को दे दिया गया था। अगला नंबर हम देखें कि नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। अब इसमें क्या ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से क्या नहीं बदला आया, तो वह ये था कि जो जर्मन था या जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, यानी जिसमें 39 एरियाज़ को मिला करके जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं लाया गया और ना ही उसमें किसी तरीके की चेंजेस करने की बात कही गई। रसिया टू गेट पोलैंड, और फिर रशिया को पोलैंड का एरिया मिल जाता है। तो ये हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म हमको 1815 के बाद ये सारी चीज़ें या सारी बदलाव हमको दिखाई पड़ती हैं। अब आती है कि कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में हम बात कर लें कि आखिर उस समय में क्या ऐसे ऐसे बदलाव, ये जो चीज़ें चल रही थी, कंजर्वेटिव्स जब आए तो उसके बाद हमारी सोसाइटी में क्या कोई बदलाव नहीं आया? क्या हम दोबारा जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात जो कही जा रही थी शुरू में, या गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट की बात जो आ रही थी, क्या वो वाकई वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोनार्कियल सिस्टम लाने की बात तो कही गई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पर्सन सामने आते हैं जो बड़े पैमाने पे रिपब्लिक चीज़ों को, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट जैसी चीज़ों को वापस रीस्टोर करने की बात कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि इस मामले में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इसमें रिवॉल्यूशनरीज़ के मामले में क्या क्या फैक्ट्स आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जाने लगी। जैसे कुछ पर्सन्स सामने आए जिन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिनके माध्यम से वो लोगों तक, जो भी उस कंट्री या जो उस एरिया में रहने वाले जितने भी पीपल्स थे, उनके बीच में नेशनलिज्म की आइडियाज़ को लाने की बात कही जा रही थी। वो उनको वहाँ पे पूरी तरीके से उनके माइंडसेट को बदल करके एक नेशनलिज्म की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ पर आनी शुरू हो गई थी, और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ कंजर्वेटिज्म को अपोज करने के लिए बनाई गई थी। तो यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज कंजर्वेटिज्म। यहाँ पर हम देखें तो रिवॉल्यूशनरीज़ का पहला मोटिव
या पहला स्टेप जो आया था कि वह था सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाना, जिसके थ्रू नेशनलिज्म की आइडिया को स्प्रेड कराना एंड अपोज कंजर्वेटिज्म। और ये जो कंजर्वेटिज्म थे, जो मोनार्कियल चर्च सुप्रीमेसी को लाना चाहते थे, इनको अपोज करने के लिए उनके माइंडसेट को बदलने की बात की जा रही थी। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना ये पहला स्टेप था उनके थ्रू। अगली बात हम देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जिस्पी मैजनी। सो जिस्पी मैजनी के बारे में हम बात करें, सो जिस्पी मैजनी viewed nation state to be necessary and opposed monarchy. मैजनी के अकॉर्डिंग नेशन स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी था, एंड अपोज्ड मोनार्की। और मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करना भी उनके अकॉर्डिंग या उनके व्यू के अकॉर्डिंग वो सही था। ये अलग अलग जगहों पे जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी हुई थी लोगों को नेशनलिज्म स्प्रेड करने के लिए, अपोजिंग करने के लिए कंजर्वेटिज्म को। तो इन सारी जगहों से जिसमें मैजनी बहुत ज़्यादा इन यहाँ पे जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ वर्क कर रही थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। और कार्बनन में उन्होंने एक जिसमें मैजनी ने एक कार्बनन में एक सोसाइटी को ज्वाइन भी करती हैं। आगे चल करके उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने खुद बनाई थी। तो वी कैन से दैट ही एस्टैब्लिश्ड 2 more सीक्रेट सोसाइटीज़, यंग इटली, यू कैन से इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। ये जगह का नाम याद रखना है और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम याद रखना है और इनके फाउंडर का भी नाम। तो ये दोनों ही जो सीक्रेट सोसाइटी है, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ये दोनों ही जिस्पी मैजनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो यंग इटली उन्होंने मार्सेल्स में बनाई थी और यंग यूरोप उन्होंने बर्न में बनाई थी। तो ये 2 फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को अपनी हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद हुआ क्या कि इस तरीके की जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के माध्यम से जो नेशनलिज्म की आइडियाज़ को स्प्रेड किया जा रहा था, कंजर्वेटिज्म को अपोज की जा रही थी, इसकी वजह से कंजर्वेटिव फ्राइटन बाय हिज मूव, स्पेशली जो जिस्पी मैजनी थी, इनके इन सारे मूव्स की वजह से कंजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारी सोसाइटी या जो यूरोपियन सोसाइटी जो दिखती है, वहाँ पे पूरी तरीके से हम रिवॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा 1830 से 1848 के बीच तक चलता है। और इस पूरी एज को 3 स्टेज में बनाया गया है। पहला स्टेज था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो ये पहला स्टेज हमको दिखाई देता है। दूसरा स्टेज हमको मिलता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट की। थर्ड स्टेज 1848 में मिलता है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो ये पूरी एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से 1848 तक चलता है, इसे 3 फेज में डिवाइड किया गया। और अब हम आते हैं 1 बाय 1 एक एक स्टेज को समझते हैं। पहला है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि रोमांटिक वर्ड यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए, लिटरेचर में रोमांटिक वर्ड का मतलब होता है नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, नई रिवॉल्यूशनरीज चीज़ों को अपने आइडियाज़ में शामिल करना, अपने वर्क में शामिल करना, अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वह लिटरेचर का कोई भी फॉर्म हो, स्टोरी, पोएट्स, नॉवेल्स, एनीथिंग, तो वहाँ पर नई चीज़ों के बारे में बात करना, रीजंस एंड साइंस के बारे में बात करना, दैट इज़ कॉल्ड द रोमांटिक। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन हमारे सामने देखने को मिलती हैं और जिसके थ्रू
नेशनल फीलिंग को आगे बढ़ाने की बात की जाने लगी। तो इसमें हम देखें, सबसे पहला है यूज ऑफ कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ अ नेशन। कि इसमें हम देखें तो सबसे पहला स्टेप जो था वह कल्चर को लिया गया था। हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, और जब उस कल्चर पे किसी तरीके से चेंजेस होने की बात की जाती है या उससे हमको हटने की बात की जाती है, तो लोगों का नेचुरल है कि वह उस कल्चर से इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं, उससे लगाव होता है कि वह उसका अपोज करना शुरू करती हैं। तो सबसे पहले कल्चर को लाया गया था सामने नेशन आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़ कि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जिसमें पोएट्स वगैरह शामिल थे, जितने भी राइटर्स थे वो लोग भी शामिल थे, उन्होंने जो रीज़न एंड साइंस की जो ग्लोरिफिकेशन थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। अब ध्यान दीजिए कि क्रिटिसाइज़ का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से उसकी आलोचना ही कर रहे हो। क्रिटिसिज्म का मतलब कि हम उसकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखते हैं। इसके बाद फोकस्ड इंस्टीड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। इसके बाद उन्होंने इमोशंस, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स जो सामने लोगों के भी अंदर थी, इनके अलावा भी अदर चीज़ों पे उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच कराना, लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ें, मिथ्यावादी चीज़ें, मिस्टिसिज्म की बात की जाने लगी। तो ऐसी चीज़ों पे उन्होंने क्या किया, इनके अलावा भी अदर्स चीज़ों को उन्होंने सामने रखने की बात की और डिफरेंट वेज में अलग अलग टॉपिक्स को उन्होंने अपने राइटिंग का एक हिस्सा बनाया था। इसके बाद यूज्ड आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। इसके बाद उन्होंने आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूज़िक, इन तीनों का भी उन्होंने यूज़ किया लोगों ने नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को एक दिशा देने की, एक डायरेक्शन देने की, उसको एक सैपिंग करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट, पोएट्री, आर्ट का मतलब हमारी जो भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, कार्टून बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी के माध्यम से भी नेशनलिस्ट की फीलिंग को एक डायरेक्शन और एक शेप देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद लोगों ने एक और चीज़ को आधार बनाया, कलेक्टेड फोकलॉर्स टू स्प्रेड नेशनलिज्म इवन अमॉन्ग इलिटरेट्स। फोकलॉर्स का मतलब होता है एक ग्रुप में गाया जाने वाला सॉन्ग, जो बड़ी ही ट्रेडिशनल वे में एक लंबे समय से पुरानी परंपराओं को या ट्रेडिशंस को दिखाती चलती हूँ। तो ऐसे फोक लॉर्स को भी उन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया और उसके माध्यम से भी जो इलिटरेट पर्सन थे उन तक भी नेशनलिज्म को फैलाने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने एक और टूल्स था जिसको उन्होंने बेस्ट बनाया, तो वह था लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। द यूज ऑफ Polish language in Poland came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance। जैसा मैंने अभी देखा था कि जब 1815 में जब कंजर्वेटिव्स आते हैं तो रशिया पोलैंड में जो है वह पोलैंड को अपने कैप्चर कर लेता है, उसके अंदर आ जाता है। तो अब रशिया का जो डोमिनेंस था पोलैंड पे, इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक टूल अपनाया था, वह था लैंग्वेज। तो पोलैंड में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को बेस बनाया कि हमारी पॉलिश लैंग्वेज खतरे में है, लोग उसको हटाने की बात कर रहे हैं, रशियन लैंग्वेज को सामने रह रहे हैं या अदर लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो ऐसे में लैंग्वेज भी स्पेशली हम देखें तो पोलैंड से स्टार्ट होता है पहली बार। तो पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज यूज किया गया, जिसे स्ट्रगल का एक सिंबल बनाया गया था और उसके माध्यम से रशियन डोमिनेंस को हटाने की बात की जाने लगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन के माध्यम से भी लोगों ने
लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड करने की बात कही जाने लगी. Okay, so next topic we will discuss in next day. Thanks to all.